Good morning, student. I hope you all are well. I am starting a new lesson on equality. First of all, I will give an introduction for this lesson on equality. सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। तो इस चैप्टर का नाम है ऑन इक्वालिटी, इसका मीन्स है समानता। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा समानता के बारे में बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में जो कहानियाँ दी गई हैं उस कहानी के आधार पर ही मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगा। तो चलें मैं एक छोटी सी कहानी स्टार्ट करूंगा जो चैप्टर में दी गई हैं। एक लेडी है जिनका नाम है कांता। कांता जो हैं एक अमीर बिजनेसमैन हैं जैन साहब, जिनके यहाँ नौकरानी का काम करती हैं। तो एक बार उस इलाके में चुनाव होते हैं तो वो देखती हैं कि जैन साहब भी उनके साथ लाइन में वोट डालने के लिए खड़े हैं। तो उनकी आगे एक लेडी खड़ी रहती है, तो वो उनसे पूछती है, देखिए जैन साहब भी हमारे साथ वोट डालने के लिए लाइन में खड़े हैं। तो उनसे कहती है कि कांता, हमारे देश में सभी को वोट डालने का अधिकार है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो किसी भी धर्म व जाति से आता हो। तो कांता कहती है, मैं उसी को वोट दूंगी जो हमारे इलाके में पानी की व्यवस्था कराएगा और हमारे इलाके में साफ़ सफाई कराएगा। कांता एक स्लम एरिया में रहती है। स्लम इलाके वो होते हैं जहाँ पे झुग्गियाँ बस्तियाँ रहती हैं, लोग पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है, एरिया कम रहते हैं और उस इलाके में गंदगी काफ़ी रहती है। तो इसी गंदगी की वजह से कांता की जो लड़की है वो काफ़ी दिनों से बीमार है। तो वो कहती है कि हमारे इलाके में जो पानी की व्यवस्था कराएगा, साफ़ सफाई की व्यवस्था कराएगा, मैं तो उसे वोट दूंगी। क्योंकि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारे देश में जो लोग 18 साल से के हो जाते हैं उन्हें वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। तो लोग स्वतंत्र हैं, वो किसी भी पार्टी में वोट दे सकते हैं। तो मैं इस चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा। तो इस चैप्टर में समानता के बारे में कहना चाहता हूँ कि अगर हम अपने समानता को अगर हिस्ट्री से लें तो हमारे देश में जो कास्ट सिस्टम है, आज भी कई ऐसी जातियाँ हैं जिनके को कास्ट सिस्टम के नाम पे भेदभाव वो देखती हैं, उनके साथ भेदभाव होता है। जैसे एक जाति है दलित, जिन्हें हम शूद्र भी कह सकते हैं। तो ऋग्वेद के हिसाब से भारत में कास्ट सिस्टम को 4 भागों में डिवाइड किया गया है: ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। शूद्रों के साथ भेदभाव पहले भी था और आज भी उनके साथ भेदभाव होता है। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस चैप्टर में आपको एक दलित राइटर है ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिनकी बुक है जूटन, इसके बारे में पढ़ना है। और अमेरिका में सिविल राइट मूवमेंट की एक बहुत बड़ी लीडर रही हैं जिनका नाम है रोज़ा पार्क्स, उनके बारे में पढ़ना है कि कैसे इन लोगों के साथ भेदभाव हुआ, समाज के लोगों ने कैसे इनके साथ भेदभाव किया और इन्होंने हार नहीं मानी, आगे जाके समाज के लोगों को मुँह तोड़ जवाब दिया। वैसे ही मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो भी दलित जाति से आते हैं और उनके साथ भी ये सब व्यवहार हुआ है। मैं बता दूँ, भीमराव अम्बेडकर का जन्म इंदौर के पास एक महू नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम रामाजी साकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। उनके पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सैनिक के पद पे तैनात थे। जब उनके पिता रिटायर हो गए तो वो महू छानवी में रहने लगे। तो उनके पिता चाहते थे कि भीमराव अम्बेडकर पढ़ाई करे, तो उन्होंने भीमराव अम्बेडकर को स्कूल में एडमिशन कराया। जैसे ही भीमराव अम्बेडकर स्कूल पढ़ने के लिए पहुँचे तो सबसे पहले उनके टीचर ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस जाति से आते हो। उन्होंने अपना नाम बताया, मेरा नाम भीमराव अम्बेडकर है और मैं माहर जाति से आता हूँ। तो क्लास के ज़्यादातर बच्चे जो थे उनके साथ भेदभाव किया करते थे। ज़्यादातर जो क्लास के बच्चे थे उनसे वो टच होना नहीं पसंद करते थे। अगर कोई बच्चा धोखे से टच हो जाए तो वो नहाने के लिए घर चला जाया करता था। एक बार भीमराव अम्बेडकर क्लास में पढ़ रहे तो उन्हें बहुत तेज़ प्यास लगी, तो उन्होंने क्लास में रखे हुए मटके से पानी पी लिया। तो टीचर ने उस मटके को बाहर फेंकवा दिया और भीमराव अम्बेडकर से कहा कि तुम इस मटके से पानी नहीं पियोगे, तुम स्कूल से बाहर जो कुआँ है उससे पानी पीने के लिए जाओगे। धीरे धीरे उनके साथ और भेदभाव होने लगा। ज़्यादातर क्लास के बच्चे क्लास से अंदर बैठ के पढ़ते, वो क्लास से बाहर बैठ कर पढ़ते। धीरे धीरे भीमराव अम्बेडकर ने पढ़ना चालू किया। क्लास में बैठे हुए बच्चे उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाते थे। जो बाहर बैठा हुआ बालक है भीमराव अम्बेडकर, वो उन क्वेश्चंस के जवाब का आंसर दिया करता था। धीरे धीरे जो उनके मैथ के टीचर थे उन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्होंने ही इनका नाम अम्बेडकर दिया। धीरे धीरे वो पढ़ाई में अव्वल आए। धीरे धीरे उन्होंने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की और आगे की शिक्षा के लिए वो मुंबई जाना चाहते थे जहाँ उनकी बहन रहती थी। वो आगे की शिक्षा के लिए बॉम्बे पहुँचे। बॉम्बे में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और उस समय उन्हें बताया गया कि बड़ोदरा के जो राजा हैं वो विदेश में पढ़ने के लिए जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं उन्हें स्कॉलरशिप देते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर ने बड़ोदरा के राजा से संपर्क किया तो बड़ोदरा के राजा ने उन्हें स्कॉलरशिप दी और धीरे धीरे वो पढ़ने के लिए इंग्लैंड पहुँचे। तो उन्होंने वहाँ अपनी शिक्षा पूरी की। फिर उन्होंने इंग्लैंड में भी शिक्षा पूरी करने के बाद अमेरिका में भी शिक्षा पूरी की और शिक्षा पूरी करने के बाद वो भारत वापस आए। जब भारत वापस आए तो उन्होंने
उसी तालाब के से पानी पिया जहाँ पे के लोग उनके समाज के लोगों को पानी नहीं पीने देते थे। धीरे धीरे उन्होंने लोगों की संख्या को इकट्ठा किया और समाज को समानता लाने में कोशिश करी, और धीरे धीरे फिर बाद में वो भारत के लिए कानून मंत्री बने और उन्होंने देश का संविधान भी लिखा है, और जिसे आज हम फॉलो करते हैं। जैसे हमारा कानून जैसे हमारे देश के रूल और रेगुलेशन कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ एनी कंट्री, किसी भी देश का सुप्रीम लॉ है वो, ठीक है। इसी से ही देश चलते हैं। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो बिना कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं चल सकता, बिना रूल और रेगुलेशन के कोई भी कंट्री नहीं चल सकती है। तो वैसे ही एक दलित राइटर हुए हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, उनकी भी कहानी भीमराव अम्बेडकर से ही मिलती जुलती है। तो उनकी कहानी के बारे में बताना चाहता हूँ कि उनकी सबसे पहले उनकी बुक के बारे में बता दूँ। उनकी जो बुक है, उन्होंने अपनी बुक लिखी है झूठन। तो झूठन से ही मैं लेना चाहता हूँ, कुछ उसके अंशों को लेना चाहता हूँ। तो बताते हैं जब वो बचपन में स्कूल पढ़ने के लिए पहुँचे, तो जैसे ही वो क्लास में पहुँचते हैं तो उनका टीचर उनसे नाम पूछता है और पूछता है तुम किस जाति से आते हो। तो वो बताते हैं मैं वाल्मीकि समाज से आता हूँ। तो टीचर कहता है कि तुम्हारी जो जात का काम है वो झाड़ू लगाना है, पढ़ना नहीं है। तो ज़्यादातर जो क्लास के बच्चे थे वो क्लास के अंदर बैठ के पढ़ते थे, उन्हें क्लास से बाहर बैठ के ही पढ़ना पड़ता था। एक दिन उनके टीचर ने कहा कि जाओ पूरे स्कूल की झाड़ू लगाओ, तुम्हारा काम तो झाड़ू लगाना है। फिर अगले दिन उनके टीचर ने कहा कि स्कूल के साथ साथ तो मैदान की भी झाड़ू लगाओ। तो उनके पिताजी वहीं से गुजर रहे तो उन्होंने देखा कि ज़्यादातर स्कूल के बच्चे क्लास के अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं, उनका जो बालक है वो मैदान में झाड़ू लगा रहा है। लेकिन उनके पिता ने उनसे कहा कि अब तुम स्कूल जाना ही बंद कर दो जब तुम्हारे साथ भेदभाव होता है। लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि ने हार नहीं मानी और वो स्कूल पढ़ने के लिए पहुँचे और आगे जाके एक बहुत बड़े दलित राइटर बने। तो वैसे ही ये अकेला भेदभाव हमारे देश में नहीं होता है, दुनिया के बहुत से देशों में भेदभाव होता है। वैसे ही मैं आपको बता दूँ अमेरिका में भेदभाव होता है ब्लैक और वाइट के नाम पर। तो वैसे ही बता दूँ कि जब अमेरिका में ब्रिटिशर्स का राज था तो अफ्रीकन देशों से वो काले लोगों को गुलाम बनाकर अमेरिका में बाज़ारों में बोली लगाकर बेच दिया करते थे। और जो किसान अमेरिका में बोली लगाकर उन काले लोगों को ख़रीदता था और अपने घरों में बंदी बनाकर रखता था और उनसे खेती किसानी का कार्य कराता था। जहाँ पे इंडिया में हल में बैल लगाए जाते थे, वहाँ अमेरिका में हल में उन काले गुलामों को लगाया जाता था। अगर वो धोखे से थक कर गिर जाया करते तो उन्हें हंटरों से मारा जाया करता था और 24 घंटे उनसे वर्क कराया जाता था। तो धीरे धीरे जब अमेरिका में एक राष्ट्रपति हुए अब्राहम लिंकन, उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने काले लोगों को गुलामी से मुक्त कर दिया। लेकिन वहाँ के जो वाइट लोग थे उनमें से कुछ लोगों ने इस बात को स्वीकार किया और कुछ लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब्राहम लिंकन एक बार अपनी वाइफ के साथ में थिएटर में मूवी देखने के लिए जा रहे थे तो एक वाइट व्यक्ति ने उनको गोली मार दी थी और उन्होंने उस व्यक्ति ने मारते हुए कहा था कि तुमने ये बिल्कुल सही नहीं किया। फिर धीरे धीरे सिविल राइट जो मूवमेंट है वो आगे बढ़ता गया। फिर अब्राहम लिंकन नेता बन के उभरे। वैसे ही एक आपको अमेरिका में एक फेमस ब्लैक लेडी हैं जो अमेरिका में सिविल राइट मूवमेंट बहुत ज़्यादा फेमस हुई, जिनका नाम है रोज़ा पार्क्स। इस चैप्टर में आपको उनके बारे में भी पढ़ना है। रोज़ा पार्क्स देखती थी कि अमेरिका में जो वाइट बच्चे हैं वो अच्छे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं और उन्हें अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, और वो देखती थी जो काले लोगों के बच्चे हैं वो बेकार से स्कूल में पढ़ने जाते हैं और उन्हें इलिटरेट टीचर पढ़ाया करते थे। तो रोज़ा पार्क्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। रोज़ा पार्क्स एक बार बस में बैठी हुई थी तो वो धोखे से जाके एक वाइट व्यक्ति के बगल में बैठ जाती हैं। तो वाइट व्यक्ति बस को रुकवाता है और चलती हुई बस से उन्हें उतरवा देता है। तो ये भेदभाव हमारे देश में नहीं है, इसलिए आपको इस चैप्टर पढ़ाया जा रहा है कि आप भी किसी के साथ भेदभाव ना करें, क्योंकि इंसान इंसान है, ह्यूमन इज़ ह्यूमन। हमें किसी से के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए कि किसी को ये फील ना हो पाए, ठीक है। तो बच्चों इसलिए आप इस चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो और भी इस चैप्टर में है तो मैं आपको और भी जानकारी देना चाहता हूँ। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ साउथ अफ्रीका में एक प्रेसिडेंट हुए हैं, आप सब जानते हैं, नेल्सन मंडेला, जिनके बारे में आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, जिन्हें साउथ अफ्रीकन में गांधी भी कहते हैं। इन्होंने साउथ अफ्रीका में काले लोगों के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी और बाद में जाके वो साउथ अफ्रीका के पहले काली प्रेसिडेंट बने। तो काफ़ी देशों में भेदभाव हुआ, इंडिया में अकेला भेदभाव नहीं होता है, काफ़ी और दुनिया के देशों में भी भेदभाव होता है। तो हमें किसी के साथ, ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें इक्वालिटी में रहना चाहिए, समानता में रहना चाहिए। हमारे देश में जो 18 साल के लोग व्यक्ति हो जाते हैं उन्हें वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। तो जो व्यक्ति चाहे किसी भी पार्टी के व्यक्ति किसी को भी वोट दे सकता है, वो अब स्वतंत्र है, फ्रीडम है। हमारे देश में जात धर्म आदि के नाम पर
ही वोट दिए जाते हैं। लेकिन हमारा देश आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के जो लोग हैं एजुकेटेड हों, आगे बढ़ें और उसी व्यक्ति को चुनें जो उस इलाके का डेवलपमेंट करा सके। वैसे ही कांता की सोच थी। कांता कह रही थी कि हमारे इलाके में जो सीवर की गंदगी को साफ़ कराएगा, जो उस इलाके में पानी की व्यवस्था कराएगा, मैं उसी व्यक्ति को ही वोट दूंगी। तो हमारे देश में एक करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। धीरे धीरे हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है और हम इन चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों को छोड़कर ही आगे बढ़ना है कि अगर हम इन चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। तो आप लोगों का ये इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ। मैं कल से फर्स्ट पेज की रीडिंग कराऊंगा, तो आप इस वीडियो को देखिए और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिए। मैं अपना नंबर लास्ट में दे दूंगा। थैंक यू।